नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम सिंह एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जी के विद विक्रम सिंह चौहान पर। आधुनिक भारतीय इतिहास, जी हाँ, आधुनिक भारतीय इतिहास को लेकर के आज ये हमारी 5वीं क्लास है। इससे पहले हम आधुनिक भारत के इतिहास का सबसे पहला चैप्टर लेकर के आए थे, जहां से आधुनिक भारत की शुरुआत होती है और हम उसको पढ़ना शुरू करते हैं। पहले चैप्टर का हमारा नाम था भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। इसमें आपने देखा था कि ऐसी क्या आवश्यकता हुई कि यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन हुआ या यूरोपियों का आगमन हुआ, और उन्होंने कौन से मार्ग का सहारा लिया भारत में आने के लिए। पहली कंपनी पुर्तगाली या पहला यूरोपीय देश पुर्तगाली बना, उसके बाद में डच बने, अंग्रेज बने, डेनिश बने और फ्रांसीसी बने। इससे पहले हम 3 यूरोपीय देशों की बात कर चुके हैं, जिसमें पुर्तगाली, डच और अंग्रेज थे। आज हम चौथे देश की बात करेंगे, जिसका नाम है फ्रांस या फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। इससे पहले अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में एक छोटा सा देश, एक थोड़े समय के लिए एक देश और आया था, जिसका नाम था डेनिश या डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। थोड़ा सा जिक्र करते हैं डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। 1616 में डेनिश डेनमार्क से आए थे। 1616 में डेनिश ने भारत के साथ व्यापार करने के लिए अपनी कंपनी की स्थापना की, और 1616 में ये भारत आते हैं। ये भारत के कुछ स्थानों पर अपनी फैक्ट्रियां डालते हैं, जिनमें ट्रावनकॉर, तमिलनाडु, श्रीरामपुर, बंगाल, ऐसे स्थानों पर अपनी फैक्ट्रियां डालते हैं। डेनिश भारत में व्यापार करने में पूर्णतः असफल रहते हैं। यानी जो सफलता पुर्तगालियों को, डचों को, अंग्रेजों को मिलती है, वह सफलता या उस प्रकार की सफलता डेनिश को नहीं मिल पाती है या डेनमार्क को नहीं मिल पाती है। और 1845 में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी सारी संपत्ति, यहाँ उस संपत्ति की बात है जो उन्होंने भारत में अपनी फैक्ट्रियां या कंपनी स्थापित की थी, अपनी सारी संपत्ति पूंजी अंग्रेजों को बेच करके भारत से चले जाते हैं। तो डेनिश का ज्यादा रोल नहीं है, मैंने क्रम में आपको लिखा दिया है। डेनिश का नाम सबसे पहले पुर्तगाली, उसके बाद डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी। ठीक है, तो 1616 में आगमन हुआ, 1845 में अपनी संपत्ति अंग्रेजों को बेच करके चले गए, जिसका रीजन ये था कि इन्हें भारत में अपने व्यापार को बढ़ाने में सफलता नहीं मिल सकी। अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण कंपनी, जो अंतिम कंपनी है, 5वीं कंपनी है, जिसका नाम है फ्रांस या फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी या फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जब यूरोप के अन्य देशों को भारत में सफलता मिल गई, व्यापार उनका अच्छे चलने लगा, बहुत सारी संपत्ति अर्जित कर ली, व्यापार से काफी प्रॉफिट हो रहा था, फैक्ट्रियां डाली जा रही थी, तो फ्रांस ने भी यह तय किया। उस समय फ्रांस में राजतंत्रात्मक सत्ता थी। यहां राजतंत्रात्मक सत्ता से तात्पर्य यह है कि सत्ता का जो सत्ता का जो अधिकारी होगा या जो सर्वे सर्वा होगा, वो राजा होगा, और उसी के अधिकारों को सभी को मानना होगा। तो जहां पर राजा हो वो राजतंत्रात्मक, और जहां जनता के द्वारा चुना गया शासन हो वो गणतंत्रात्मक। तो उस समय फ्रांस में राजतंत्रात्मक सत्ता थी या राजतंत्रात्मक सत्ता ही चली आ रही थी, और यहाँ जो राज्य का सर्वे सर्वा था वह लुई 14, यानी लुई 14वें के समय से फ्रांसीसियों ने तय किया या कि भारत के साथ व्यापार करना चाहिए। और लुई 14वां का एक मंत्री था, जिसका नाम था कॉलबर्ट। देखें आप इधर डायग्राम में, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, लुई 14वें के मंत्री कॉलबर्ट ने 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। जी हाँ, 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। यह एक सरकारी व्यापारी कंपनी थी। सरकारी व्यापारी कंपनी से तात्पर्य यह है कि इसका सारा खर्चा वहन जो करेगी फ्रांस की सरकार करेगी, इसीलिए इसे सरकारी व्यापारी कंपनी कहा गया है। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 किसके द्वारा की गई? कॉलबर्ट के द्वारा। उस समय फ्रांस का शासक कौन था? लुई 14वां था। ठीक है, तो लुई 14वें का शासन था। नेक्स्ट है 1668 में फ्रांसीसी कैरो ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री डाल दी। जैसे कि पूछा जाता है, जैसे कि हम कल पढ़ के आए थे, अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की? तो अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में और वैधानिक फैक्ट्री मछलीपट्टनम में स्थापित की थी। तो उसी प्रकार 1667 में कैरो भारत आता है, और 1668 में अपनी पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री जिस स्थान पे डालता है वो सूरत। तो अंग्रेजों ने भी अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में ही डाली, और फ्रांसीसियों ने भी अपनी पहली फैक्ट्री कहां डाली? सूरत में।
1669 में मुसलीपट्टनम में इन्होंने अपनी द्वितीय फैक्ट्री या दूसरी व्यापारिक कोठी की स्थापना की। एक साल बाद इन्होंने मुसलीपट्टनम। 1673 में फ्रैंको मार्टिन ने वेलिकोंडपुरम के सूबेदार शेर खां लोदी से पद्दुचेरी गांव प्राप्त किया। इंपॉर्टेंट है, पद्दुचेरी गांव फ्रांसीसियों ने किससे प्राप्त किया था? तो फ्रैंको मार्टिन अधिकारी है जिसने वेलिकोंडपुरम के सूबेदार शेर खां लोदी से पद्दुचेरी नामक एक गांव को प्राप्त किया था। ये कब प्राप्त किया? 1673 में। और 1674 में फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी की स्थापना कर दी और फ्रांसीसियों का महत्वपूर्ण केंद्र पांडिचेरी ही रहा। जैसे हम पढ़ के आए, पुर्तगालियों का महत्वपूर्ण केंद्र राजधानी गोवा, अंग्रेजों का महत्वपूर्ण केंद्र राजधानी कलकत्ता, ठीक है, बंगाल वाला क्षेत्र रहेगा, कल हमने चर्चा की। उसी प्रकार से फ्रांसीसियों ने अपना जो महत्वपूर्ण केंद्र बनाया वो कौन सा बनाया? पांडिचेरी, ठीक है। तो पांडिचेरी इन्होंने किससे प्राप्त किया? वेलिकोंडपुरम के सूबेदार शेर खां लोदी से प्राप्त किया। 1673 में और 1674 में पांडिचेरी की स्थापना कर दी और पांडिचेरी की स्थापना हो गई, इनका महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। तो फ्रांसीसियों ने अपना गवर्नर बनाया और जिस व्यक्ति को गवर्नर बनाया वो यही व्यक्ति है फ्रैंको मार्टिन या फ्रांसिस मार्टिन। तो फ्रैंको मार्टिन पद्दुचेरी या पांडिचेरी के पहले गवर्नर बने और फ्रैंको मार्टिन ने आगे चलकर यहाँ पे फोर्ट लुई की स्थापना की। जी हाँ, फोर्ट लुई की। कल भी हमने जब कलकत्ता और मद्रास दो व्यापारिक नगर देखे थे, वहां पे हमने फोर्ट की स्थापना करवाई थी। तो इन्होंने भी अपने फोर्ट की स्थापना की। फोर्ट लुई की स्थापना पांडिचेरी में की गई है। किसके द्वारा की गई है? फ्रैंको मार्टिन के द्वारा, ठीक है। 1674 में, अब फ्रांसीसी भी तो चाहेंगे ना कि जिस तरह से अंग्रेज, पुर्तगाली, डच भारत में व्यापार कर रहे हैं तो हम भी हमारे व्यापार का विस्तार करें। व्यापार के विस्तार के लिए वहां के स्थानीय शासकों से जमीन लें और जमीन लेकर के हम व्यापार को मजबूत करें ताकि हमारा प्रभाव भारत पे बन सके और धीरे धीरे राजस्व अधिकार प्राप्त किए जा सके और फिर राजस्व अधिकार के साथ साथ उन्हें राजनीतिक अधिकार प्राप्त किए जा सके, व्यापारिक अधिकार प्राप्त किया जा सके। इसी उद्देश्य से फ्रांसीसी भी अंग्रेजों और पुर्तगालियों की तर्ज पर भारत में भूमि को खरीद करके वहां पे अपने महत्वपूर्ण केंद्रों का निर्माण करना प्रारंभ कर देते हैं। 1674 में बंगाल के सूबेदार शाइस्त खां से प्राप्त एक जगह पर फ्रांसीसियों के द्वारा 1690 में चंद्रनगर की स्थापना की, ठीक है। तो 1690 में चंद्रनगर की स्थापना, 1674 में पांडिचेरी की स्थापना। चंद्रनगर कलकत्ता में है। चंद्रनगर कहां है? कलकत्ता, बंगाल के अंदर है। चंद्रनगर कहां है? बंगाल, ठीक है। तो 1674 में बंगाल के सूबेदार शाइस्त खां से प्राप्त एक जगह पर 1690-92 के मध्य इन्होंने चंद्रनगर की स्थापना कर दी। चंद्रनगर भी इनका एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया और चंद्रनगर का गवर्नर जो बना उसका नाम था डुप्ले। जी हाँ, डुप्ले इसका पहला गवर्नर बनता है। डुप्ले के बारे में एक बात यह है कि जैसे कि हमने पढ़ा था, पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क या अल्मीडा, पहले अल्मीडा आया गवर्नर बनके, फिर अल्बुकर्क आया। तो अल्बुकर्क को पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक गवर्नर कहा गया है। तो उसी प्रकार डुप्ले के समय भारत में फ्रांसीसियों के प्रभुत्व की स्थापना हो जाती है। डुप्ले के समय भारत में फ्रांसीसियों के प्रभुत्व की क्या हो जाती है? स्थापना हो जाती है। नेक्स्ट है फ्रांसीसियों ने, अब अपने विस्तार करते हैं राज्य अपने क्षेत्र का। फ्रांसीसियों ने 1721 में मॉरिशस, 1724 में माहे जो मालाबार तट पर है और 1739 पर कारिकल नामक स्थान पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। कारिकल नामक स्थान पर क्या कर लेते हैं? अधिकार। फ्रांसीसियों ने 1721 में मॉरिशस, 1724 में माहे और 1739 में कारिकल नामक स्थान पर अधिकार कर लेते हैं। ये इनके प्रमुख व्यापारिक केंद्र बन जाते हैं। अब फ्रांसीसी भारत में बस चुके हैं, व्यापारिक कोठियां बना चुके हैं। अंग्रेज भी भारत में बस चुके हैं, व्यापारिक कोठियां बना चुके हैं। दोनों ही व्यापार करना चाहते हैं और दोनों ही एक ही प्रकार का व्यापार करना चाहते हैं, एक ही देश से व्यापार करना चाहते हैं। तो दोनों के मध्य संघर्ष होना जरूरी हो गया क्योंकि दोनों ही भारत के व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करना चाहते हैं। यहाँ एकाधिकार से तात्पर्य यह है कि अगर एक ही फैक्ट्री या कंपनी या देश का व्यापार होगा तो उसे ज्यादा प्रॉफिट होगा और इसी प्रॉफिट के चलते फ्रांसीसियों में और अंग्रेजों के मध्य संघर्ष होएगा भारत में व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त करने के लिए। और इस संघर्ष में दोनों के मध्य 3 युद्ध होंगे और इन 3 युद्धों को भारत में कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाएगा। इन 3 युद्धों को भारत में
कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाएगा। इनके क्या कारण रहते हैं युद्धों के, प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध और तृतीय कर्नाटक युद्ध। अब पहला हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, यानी कि पहले और दूसरे में निर्णय नहीं हो पाया कि भारत पर व्यापारिक एकाधिकार किसे प्राप्त हुए, इसीलिए तीसरा युद्ध हुआ और तीसरे युद्ध में अधिकार या निर्णय ले लिया गया और भारत में फ्रांसीसियों को पराजित कर अंग्रेज विजय हुए और व्यापारिक एकाधिकार अंग्रेजों को प्राप्त हो गए। हम बात करेंगे कर्नाटक युद्धों की हमारी कल की क्लास में। अभी आपके लिए छोटा सा क्वेश्चन, जिस तरह से पुर्तगाली भी भारत को छोड़कर के आजादी के बाद में गए थे 1961 में, उसी तरह से फ्रांसीसियों का जो क्षेत्र था भारत के अंदर, क्योंकि हमारा जो आजादी का संघर्ष चला था कांग्रेस का, वह संघर्ष कांग्रेस का इस अंग्रेजों के साथ था। ठीक है, अंग्रेजों के साथ हमें सारी लड़ाई लड़नी पड़ी थी। तो पुर्तगाली अपना व्यापार कर रहे थे गोवा वाले क्षेत्र से और फ्रांसीसी अपना व्यापार कर रहे थे पांडिचेरी और चंद्रनगर वाले क्षेत्र से। आजादी के बाद में गोवा का भी भारत में विलय कर लिया गया और पांडिचेरी का भी भारत में विलय कर लिया गया। जिस प्रकार से गोवा का कल्चर थोड़ा सा पुर्तगाली नजर आता है, उसी प्रकार से पांडिचेरी का कल्चर भी पुर्तगाली नजर आता है और पांडिचेरी वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है। आज का मेरा क्वेश्चन ये है, थोड़ा सा अगर आप पढ़े हो या कहीं पर आपने समझा है पांडिचेरी को, तो पांडिचेरी की कुल कितनी बस्तियां हैं, पांडिचेरी की कितनी बस्तियां हैं, क्या वह सभी बस्तियां एक ही राज्य में हैं या वह अलग अलग राज्यों में, क्योंकि पांडिचेरी का जो क्षेत्र है, आज पांडिचेरी वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है। मैं सीधा सा क्लियर ही कर देता हूं, आप समझ नहीं पाएंगे। पांडिचेरी की वर्तमान में 4 बस्तियां हैं। जी हां, पांडिचेरी की जब भारत आजाद हुआ 1954 में, फ्रांस और भारतीय दोनों के मध्य वार्तालाप होते हैं। उस वार्तालाप में फ्रांसीसियों ने भारत पर अपना जिस क्षेत्र पर अधिकार था उस क्षेत्र को छोड़ने का निर्णय लिया और वो छोड़कर के चले जाते हैं। इसी के साथ उन क्षेत्रों को या उन फैक्ट्रियों को भारत सरकार के द्वारा केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया जाता है। उन्हीं में से फ्रांसीसियों द्वारा छोड़ा गया एक क्षेत्र पांडिचेरी था, जिसकी वर्तमान में 4 बस्तियां हैं। मैं यहां नाम लिख देता हूं। एक का नाम है पांडिचेरी स्वयं, एक का नाम है कराईकल, एक का नाम है माही और एक का नाम है यानम। तो पांडिचेरी की ये 4 बस्तियां हैं और इन सभी को संयुक्त रूप से ही पांडिचेरी कहा गया। इन चारों को ही संयुक्त रूप से पांडिचेरी कहा गया। पांडिचेरी, कराईकल, माही, यानम, इन चारों को संयुक्त रूप से वर्तमान में पांडिचेरी कहते हैं, जिसकी राजधानी पांडिचेरी या पद्दुचेरी है, जिसे वर्तमान नाम पद्दुचेरी दे दिया गया और राजधानी क्या बना दी गई, पद्दुचेरी। अब आपका जो क्वेश्चन है मैंने थोड़ा सा आसान कर दिया आपके लिए। ये 4 बस्तियां हैं, तो आपको ये बताना है कि चारों बस्तियां वर्तमान में कौन कौन से राज्यों में है, या फिर चारों बस्तियां एक ही राज्य में या अलग अलग राज्य में। कोशिश करना वीडियो को पूरा देखना और इस क्वेश्चन का आंसर देना कि पांडिचेरी की 4 बस्तियां कितने राज्यों में। तो हमारी जो चौथी या 5वीं कंपनी थी फ्रांसीसी थी। लुई 14वें के मंत्री कॉल्बर्ट ने 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। ये सरकारी व्यापारी कंपनी थी, इसका सारा खर्चा सरकार वहन करती। सरकार किसकी थी, लुई 14वें की, मतलब ये राजतंत्रात्मक सत्ता थी। 1668 में फ्रांसिस कैरो ने सूरत में पहली फैक्ट्री डाली। 1669 में मुसलीपट्टनम में दूसरी फैक्ट्री। 1673 में फ्रैंको मार्टिन ने वेलिकॉनपुरम के सूबेदार शेर खान लोधी से पदुचेरी गांव प्राप्त किया और पांडिचेरी की स्थापना 1674 में कर दी, जिसे वर्तमान में पदुचेरी कहते हैं। फ्रैंको मार्टिन पांडिचेरी का पहला गवर्नर बना और इसने यहाँ पे फोर्ट लुई की स्थापना की। 1674 में बंगाल के सूबेदार साइस्त खां से प्राप्त जगह पर 1690-92 में चंद्रनगर की स्थापना कर दी, जो वर्तमान बंगाल में है। चंद्रनगर का गवर्नर डुप्ले बना और डुप्ले के समय भारत में फ्रांसीसियों के प्रभुत्व की स्थापना हो गई। फ्रांसीसियों ने 1621 में मॉरिशस, भारत से नहीं है मॉरिशस, 1721 में मॉरिशस, 1724 में माहे जो मालाबार तट में है, 1739 में कारिकल पर अधिकार कर दिया। ठीक है, व्यापार पर एकाधिकार स्थापित के लिए अंग्रेज और फ्रांसीसियों में संघर्ष हुए और इस संघर्ष में दोनों के मध्य 3 युद्ध होते हैं, जिन्हें कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं, जिसकी चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।